तो हमारा जो पहला टॉपिक है जो हम केस स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, जिसका नाम है केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। पार्ट नंबर 1 आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आज के लिए मैंने काफी बेसिक्स रखा है ताकि आप एक बार थोड़ा सा अपने आप को गो थ्रू कर सके। ठीक है, आने वाले टाइम में हम जो क्वेश्चंस का थोड़ा सा जो है उसको हम इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केस स्टडी, क्योंकि आपको केस स्टडी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो हमने क्या किया है कि फिजिक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा है आपको वो ज्यादा सिंपल रखा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो है इसका आंसर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए, आई थिंक इससे सिंपल क्वेश्चन पूरी फिजिक्स में नहीं हो सकता। ओम्स लॉ जिसको आप बहुत बार पढ़ते आए हो। ठीक है, यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग जो है थोड़े सिंपल वे से करनी चाहिए ताकि हमारा आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े थोड़े टिपिकल होते चले जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इसको। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, वैसे आपको पता ही है इसके बारे में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो आपको मैं जस्ट आपको बता देता हूं यहाँ पे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा किसी वायर में करंट फ्लो करता है, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हो तो क्या होता है R। ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू बनती है वो बनती है V/I। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है बच्चा कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ये देखो अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर में करंट कब फ्लो करेगा? करंट में जो कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट तब फ्लो करता है जब आप उसके अक्रॉस के साथ कोई पोटेंशियल को अप्लाई करते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, और करंट कैसे फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना। तो यहां से आपका करंट इस तरह से फ्लो करेगा यहां से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे? अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स इस टाइम कैसे फ्लो कर रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को फ्लो करेंगे और करंट आपका आगे की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा अपोजिट टू द करंट जो होता है उसका फ्लो रहता है। ठीक है, तो अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। यही मतलब है ना। ठीक है, क्लियर है। तो मान लो कि पहले आपका 10 वोल्ट की पोटेंशियल था। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 10 वोल्ट होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, फिर आपने क्या हुआ, फिर आपके पर्टिकुलर इसमें करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसके बाद करंट कैसे फ्लो करेगा? अब यहाँ पे क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, ये पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पे, ये नेगेटिव पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, यहां से इसकी तरफ फ्लो करेंगे, और करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। तो जितना ज्यादा आपका पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तभी हम इसको क्या लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 20 वोल्ट करोगे तो और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। अगर आप यहाँ पे 30 वोल्ट करोगे तो और ज्यादा करंट फ्लो करेगा। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस साइड से इस साइड को फ्लो करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आप V को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका जो करंट होगा वो भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर है, यही आपका क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकेंडली मैं बता देता हूं कि ये तो हो गया क्या, ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकेंडली कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, क्योंकि आने वाले टाइप हम इसमें जो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें रेजिस्टिविटी भी पूछी जाएगी। तो आपको पता है कि जो V होगा, R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। ठीक है, और R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। ठीक है, तो आप जब आप इन दोनों को लिखोगे तो ये आ जाएगा लेंथ अपॉन एरिया, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को आप यहां से रिमूव करते हो तो R जो होता है यहाँ पे आ जाती है रो क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ और यहाँ पे आ जाएगा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बोले रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो रेजिस्टिविटी होगी आपकी RA/L। तो ये सब कुछ हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, ये सब कुछ हमारे इस क्वेश्चन में यूज होगा अब। ठीक है, क्लियर है, समझाई बात। तो अपोजिट क्यों होता है ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, समझाई बात। अपोजिट होता है तो थोड़ी देर में जैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, जब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों जो है, जो करंट की डायरेक्शन अलग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन अलग होती है। कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट की डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और कन्वेंशनल करंट जो होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स करंट के हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वहां पे आपको मैं ये चीज बता दूंगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। जस्ट अभी जो है जस्ट ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए जो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। ओके, सो बच्चा आपको मैंने क्या बोला था कि V क्या होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? R इंटू आई। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा V अपॉन I। तो आपको पता है कि अब आपने डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है बच्चा आपका वर्क अपॉन चार्ज, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? वर्क अपॉन चार्ज। और करंट, करंट तो आपको पता है करंट, ठीक ऐसे लिखेंगे। अब वर्क का फॉर्मूला लिखा है, डायमेंशन पता होना चाहिए आपको, आपने प्लस वन में किया है ना वर्क का डायमेंशन, ठीक है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है? ml2t-2, ये होता है वर्क का डायमेंशन, ठीक है। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन होता है at, ठीक है। और करंट का डायमेंशन क्या होता है? अभी आप इनका डायमेंशन लिख रहे हो, देखो सबसे पहले हमने वर्क का डायमेंशन लिखा, फिर हमने चार्ज का डायमेंशन लिखा, फिर हमने करंट का डायमेंशन लिखेंगे। तो ये लिखा हमने करंट का डायमेंशन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। हेलो अनुराग सर, मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं। इसका डायमेंशन आप इसको सॉल्व करिए और मेरे को इन 4 ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जल्दी से। तो आपका जो आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ml2t-3a, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि a का स्क्वायर क्या होगा? ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? -a², ठीक है। और t यहां पे देखो, ये एक t-2 ये है, ये t ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो ये डायमेंशन किसका बनेगा? आपके रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर है इसका, ठीक है। ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला। आप देखो डायमेंशन फॉर्मूला निकला कहां से? इस इक्वेशन से निकला है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है? V इक्वल्स टू आई, V इक्वल्स टू आर आई। जब आप रिमूव करते हो V अपॉन आई, तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। करंट क्या होता है? I। और करंट का डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर, A, ठीक है। चार्ज का क्या होता है? AT। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप सो आप इसको करोगे। इफ 1 microampere current flow through a conductor when the potential difference of 2 volt is applied across its end, then the resistance of the conductor is क्या होगा? क्लियर है? देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। अगर आपका ये क्वेश्चन हो गया है, ये कंप्लीट कर लिया आपने, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर था इसका, बी क्वेश्चन है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपने क्या निकालना है? आपके पास पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट का, यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल लगा दिया, और एक कंडक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, ये कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है? और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 1 माइक्रो एम्पियर का, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, डायरेक्ट आपने क्या लगाना है? ओम्स लॉ को लगाना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V क्या होगा? V क्या है आपके पास? 2। और I क्या है? I है आपके पास 1 माइक्रो एम्पियर। अब माइक्रो आपको पता होना चाहिए, देखो आपको मिली का पता होना चाहिए, मिली होता है 10 की पावर -3, ठीक है। और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। उसी तरह से नैनो की बात होनी चाहिए, तो नैनो होता है 10 की पावर -9। उसी तरह से पाइक्रो हो सकता है यहाँ पे पाइक्रो लिखा होता तो 10 की पावर -12।
ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मिली का मतलब ये होता है, माइक्रो का मतलब ये होता है, नैनो का मतलब ये होता है, पाइक्रो का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू को पुट करो। पुट करने का क्या है, 1 × 10⁻³ तो आपको पता है कि R कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो नेचुरल सी बात है 10⁻³ ओम। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चा, इसका जो आंसर हुआ, आप लोगों ने बड़ा सही आंसर दिया, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, माइक्रो की बात कर रहे हैं 10⁻6, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6 जाएगा। वैसे तो ये होता है 10 की पावर ये होता है, लेकिन जब हम इसको ऊपर करेंगे तो अगर यही क्वेश्चन अगर आपका ये यहाँ पे 1 माइक्रो ना होता, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता जैसे मान लो 1 नैनो एम्पियर लिखा होता, तब आंसर क्या होना था, तब आपका आंसर बनना था 1/, ठीक है, ये आ जाएगा 10⁻⁹। क्लियर है। तो आपका जो आंसर होना था वो होना था 2 × 10⁹ ओम। तो आपका आंसर ये होना था, ठीक है। तो आपने यूनिट जरूर देखना है कि आपको पूछा क्या गया है, नैनो पूछा गया है, मिली पूछा गया है, माइक्रो पूछा गया है, ये सब कुछ ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। माइक्रो पूछा है कि 10⁻⁻6, ठीक है। नैनो पूछा गया 10⁻⁹, पाइक्रो पूछा गया 10⁻12, और अगर मिली पूछा गया 10⁻3, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड अपॉन, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वायर का वो डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ बच्चे कर दिया है हमने, नेक्स्ट कर दिया है, नेक्स्ट कर लिया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड करता है, देखो ऑप्शन नंबर 1 लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मास, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके जल्दी से आपका आंसर दीजिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद रखना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसका जो सही आंसर है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि कोई वायर है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, वो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके डायमेंशन के ऊपर, ना ही उसके मास के ऊपर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है हमेशा मटेरियल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो हमारा जो है मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ना उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस याद रखना, तभी यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है, ये देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये चीज याद रखना, ठीक है। वैसे तो हमारा जो रेजिस्टेंस जो होता है, नेचुरल जो रेजिस्टेंस होता है, नेचुरल रेजिस्टेंस आपकी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, जो आपका नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा तो उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। मान लो कि अगर आपके पास जो है एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 50 मीटर की, ठीक है, और एक वायर है जिसकी लेंथ है 500 मीटर की, तो इन 2 वायर्स में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये है आपका नेचुरल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर आपका पूछा जाए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसकी लेंथ के ऊपर, ना उसके मास के ऊपर, ना ही उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपसे नेचुरल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आपका लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर जो है आपका सही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर इज, ये है द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर, क्या होगा। ये आंसर बहुत सिंपल है बच्चा, बिल्कुल सही, बहुत आंसर सही दिया आपने, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे अब ये देखो मैंने ये चीजें तो बताई आपको, क्या बताई थी मैंने, अगर आपने स्टार्टिंग देखा होगा मेरा तो मैंने आपको यही चीजें तो बता रहा था मैं। ये देखो जैसे जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाओगे 10, 20, 30, 40,
ठीक है, वैसे वैसे आपका करंट क्या होगा, करंट भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। तो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं, तो स्लोप कैसे बनेगा, नेचुरल सी बात है, स्लोप ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अगर आप ये इस साइड को पोटेंशियल रख रहे हो, इस साइड को करंट रख रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, तो पोटेंशियल इस साइड को इंक्रीज हो रहा है और करंट इस साइड को इंक्रीज हो रहा है। वैसे करंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखो, ये देखो, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, लीनियरली स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है। तब इसका जो आंसर बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है, क्लियर है, ये ऐसे आपका इंक्रीज होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो थोड़ा सा लेवल है इस क्वेश्चन का। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना, उनका कोई लेवल नहीं था ज्यादा, ठीक है। आ सकते हैं एग्जाम में, वो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आ सकते हो, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, रेजिस्टिविटी आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, जो वायर दी हुई है वो दी हुई है 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं यहीं पे, हाँ ये देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है, जो लेंथ है वायर की वो दी है 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है। आपने पूछा क्या गया है, ठीक है, एंड 0.4 mm इज अ डायमीटर, जो डायमीटर है ना इसका मतलब जो इसकी चौड़ाई है ना, आप मैथ में पढ़ते हो ना डायमीटर, जैसे सर्कल का डायमीटर क्या होता है, ये सर्कल होता है ना, ये सर्कल होता है, तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, ये होती है। अगर बोला जाए इसका डायमीटर क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। उसी तरह से वायर है, तो वायर का डायमीटर भी तो होगा, ये यहां से यहां तक ये क्या है, जनरली ये क्या चीज है, ये डायमीटर, ये तो है वायर का, ये क्या है, डायमीटर है वायर का, क्लियर है ना। तो डायमीटर जो है वायर का वो है 0.4 mm, क्लियर है। एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस, तो इस वायर का रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। ये मान लो, ये वायर ले लेता हूं मैं, इसको थोड़ा बड़ी है तो इसको मान लेते हैं, ये 1 मीटर की वायर है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर भी मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, ये देखो 0.4 mm, ठीक है। उसी तरह से मैं बोलूं कि इसका एंड हैविंग अ रेजिस्टेंस, तो इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चा वो है 2 ओम का, 2 ओम है ना, 2 ओम का इसमें रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस को ऐसे लिख लेते हैं 2, ये यूनिट होता है ना इसका, इस तरह से लिखते हैं। तो बच्चा पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे रेजिस्टिविटी निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। अभी तक एक ही बच्चे का आंसर आया है और बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो, ठीक है। चलिए और बच्चे भी बताइए, आई थिंक 9 वॉचिंग चल रही है इस टाइम। तो बच्चा अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, है ना, सपोर्ट करें। सो बताइए इसका क्या होगा। अभी एक ही बच्चे का आंसर है, थोड़ा आइडिया दे दूं, आइडिया दे देते हैं ना, ताकि कुछ एक बच्चे हो सकते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो बच्चा आइडिया क्या है, आइडिया बड़ा सिंपल है, देखो रेजिस्टेंस पता है आपको, रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी होता है, ठीक है। और यहां से आपके पास रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है, रेजिस्टिविटी L अपॉन एरिया होता है, ठीक है। और बच्चा यहां से ही आपको पता है अपने रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी क्या है, ये RA अपॉन L होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया है आपके पास। देखो आपके पास लेंथ दी हुई है, ठीक है, और आपके पास रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये भी है हमारे पास, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है क्या नहीं आपके पास, आपके पास एरिया नहीं है, तो एरिया निकालना है आपने। तो अभी तक एक ही आंसर आया है, जल्दी से एरिया बताइए। चलो एरिया का आंसर मैं बता देता हूँ, एरिया जो होता है किसी वायर का जो एरिया निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है पाई d² अपॉन 4 होता है। अब तो बताओ
अब तो सिंपल कर दिया मैंने, अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, ठीक है। पाई की वैल्यू पता ही है आपको, कांस्टेंट होती है 22/7 या 3.14 होती है, ठीक है। डी, डी मींस डायमीटर, डायमीटर क्या है बच्चा, यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 mm। एम की वैल्यू मैंने आपको बताई है, एम की वैल्यू क्या लेनी है ना। एम की वैल्यू क्या होती है, मिली, मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻3। तभी मैंने वो बताया था आपको, है ना, स्टार्टिंग में मिली, माइक्रो, नैनो, पाइक्रो, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, तब बताया था मैंने आपको, है ना। तो बताओ बच्चा, बड़ा सिंपल है। अब एरिया बताओ, एरिया क्या आएगा 3.14, ठीक है। और आप कर दो इसको डी, डी कितना है 0.4 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन कितना 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, एरिया आ जाएगा। तो एरिया जो है, अगर आप इसको पाई ही रखते हो, देखो अगर आप इसको एक टाइम आप इसको अगर पाई ही रखोगे, वैल्यू नहीं चेंज करोगे, तो आपके पास इसको डायरेक्ट कर लोगे, यहां से क्या आ जाएगा, ये है थोड़ा सिंपल रखने का, ठीक है। यहाँ पे इसको पाई 0.4 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ये इसको रिमूव किया तो ये आ गया 10⁻⁻4, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया आएगा पाई डी स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्या करेंगे आप स्क्वायर करोगे क्योंकि डी का स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻8 मीटर का स्क्वायर, क्लियर है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर दो। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी हुई है 2, एरिया की वैल्यू कितनी है 4 पाई 10⁻⁻8, और एल, एल दी हुई है लेंथ, तो लेंथ दी हुई है हमारे पास, ये देखो 1 मीटर। तो कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू रख दो आप 22/7 या 3.14, तो आपका कैलकुलेट करोगे तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सो जिन्होंने डी आंसर दिया बहुत अच्छा दिया, ठीक है। सो बोलने का मतलब क्या है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये देखो, ये जस्ट ये कॉन्सेप्ट पता था, पूछा क्या गया था आपसे, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी ये वाली चीज पूछी गई थी, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी आएगी कहां से, यहां से आएगी, यहां से आएगी, है ना, ये इक्वल रहेगा। जब आप इसको रिमूव करोगे तभी तो आप इसको लिखोगे। तो रजिस्टिविटी कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो रजिस्टिविटी आ गई, तो उसके बाद आपको पता है कि आर ए अपॉन एल होती है। तो एरिया आपको पता नहीं था, एरिया आपको दिया नहीं था, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है, ठीक है। तो आपसे वहां से कैलकुलेट करना है और यहाँ पर लिखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, पढ़िए इसको थोड़ी देर, है ना, थोड़ी देर पढ़ लीजिए इसको। पढ़ लिया आप लोगों ने, तो इसके बेस्ड अब हमने क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल है ये, ठीक है। आपको कंफ्यूजन होता होगा किसी दो चीजों में, एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, और दूसरा होता होगा आपको कि वोल्टेज क्या चीज होती है। ईएमएफ और वोल्टेज के बीच में आपको क्या होता है, कंफ्यूजन होता होगा, है ना, होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि ईएमएफ क्या चीज होती है और वोल्टेज क्या चीज होती है, क्या दोनों सेम चीज होती है, क्या ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। बस उसके रिगार्डिंग ही आपका एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो रिलेशन बिटवीन, और रिलेशनशिप क्या होता है दोनों के बीच में, वी ई का मतलब ईएमएफ, है ना, आर का मतलब, ये देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका बड़ा रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये क्या है आपका बिग रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम, ठीक है, तो वो हमने पढ़ना है, तो उसके रिगार्डिंग ही हमने क्वेश्चंस करने हैं। तो ईएमएफ क्या होता है, सबसे पहले जो ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ईएमएफ जो होता है आपका, ईएमएफ होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपकी होती है कि आपका कितना मैक्सिमम पोटेंशियल है। लाइक जैसे देखो ये आपका ईएमएफ सेल है, ठीक है। अगर आपके जब आपने जो है किसी सेल को किसी सर्किट में नहीं लगाते हो तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल बताता है वो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसका वोल्ट मीटर लगाओगे ना, जब आप इसको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, तो यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल होगा उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। लेकिन जब हम इसको किसी क्लोज सर्किट के साथ लगाओगे ना, जैसे आप इसको क्या करोगे, क्लोज करोगे, किसी सर्किट के साथ लगाओगे, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसका पोटेंशियल को मेजर करोगे तो ये आ जाता है क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या होगा, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है ये। जब आप ये देखो जो आपका ईएमएफ होता है ये आपका ओपन सर्किट में होता है, ठीक है। और जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये होता है जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हो, ठीक है, तब आप वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, तो आपके पास क्या आता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है। और जो इसकी इट कैन बी रिटन एज, और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमेशा ही आपका लेस देन होता है किससे, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ जो होता है सेल का वो हमेशा ग्रेटर होता है, और आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है आपका स्मॉल होता है, तभी ये चीज आती है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके क्वेश्चन देख लीजिए। The terminal potential difference of the two electrodes of the cell is equals to the EMF of the cell, ठीक है। Then कब होगा ऐसा, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, V इक्वल्स टू, अभी ये पुराने वाली थी ना, E इक्वल्स टू IR, ये देखो यहाँ पे ये लिखा गया है ना, इसी क्वेश्चन में ये चीज लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये बोल रहे हैं कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, ये जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब आपका इक्वल होगा ईएमएफ ऑफ द सेल के। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, E है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कभी ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल हो सकता है, वैसे तो ये हमेशा लेस देन होता है। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये दो टर्मिनल्स के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब जैसे कोई सेल है, ठीक है, तो अगर आप इसको क्लोज करते हो, जब आपका करंट फ्लो कर जाता है तो तब आपका क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसी कोई कंडीशन है कि जहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल जो है इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इक्वल कब होंगे, इक्वल तब होते हैं जब किसी सेल में कोई करंट फ्लो नहीं करता, और सेल में अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम करंट की वैल्यू को जीरो कंसीडर कर लें, करंट की वैल्यू को जीरो कंसीडर कर लें, तो हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन में, E इक्वल्स टू आई की जगह क्या आएगा, जीरो इंटू R। तो अगर आपके पास इसको सॉल्व करोगे तो ये E माइनस जीरो, तो ये क्या होगा, V इज इक्वल टू E। तो ये देखो आ गया ना, ठीक है। ओके 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 उदय राज, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, जिनका एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो ये केस स्टडी के क्वेश्चन भी अब आने लग गए हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बड़ा सिंपल है आपका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। तो इसका बोलने का मतलब क्या है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो देखो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। कंडीशन क्या होती है, जब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका इक्वल हो जाए ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, मैंने ये बताया ना आपको। अगर आप ये क्या है, अगर यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो ये क्या है, ये शो करेगा आपका ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। लेकिन जब आप इसको किसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हो ना, जैसे ये एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको मेजर करोगे ना, तो इसकी वजह से करंट फ्लो करता है, करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें, ठीक है। तो करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा इसमें, तो अब अगर आप इसके पोटेंशियल को फाइंड आउट करोगे ना, इसके टर्मिनल के पोटेंशियल को फाइंड आउट करोगे, तो हमेशा ही वो ईएमएफ ऑफ द सेल से कम मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको करंट फ्लो कर गया है, ठीक है। क्योंकि इसकी भी वैल्यू होगी ना कुछ, तो ये क्या मिलेगा आपको, लेस मिलेगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, ईएमएफ ये होता है, और करंट फ्लो करेगा तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, लेस हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑफ द EMF E and the internal resistance R gives a current of 0.5 ampere
with the external resistance of 12 ohm and a current of 25 ampere with an external resistance of 25, find the value of internal resistance। देखो दो सेल दिए हुए यहाँ पे, ठीक है, एक सेल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिए हुए आपके पास दो सेल, तो इसका आंसर तो है ये वाला, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास इस तरह से ईएमएफ सेल है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये है ई, तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, तो करंट जो होगा इसमें आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, आई क्या होगा V अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, V की जगह क्या दिया है ईएमएफ E, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप R प्लस आर, ये होगा, क्लियर है। सो आपको फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास जो है करंट जो है आपको कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 फ्लो कर रहा है E, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास नहीं दिया है, R दिया हुआ है आपके पास, R दिया हुआ है आपके पास कितना 12 ओम, तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे 12 ओम लिखना है, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका कि करंट अगर आपका किसी सेल में, अगर इस सेल में जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है 0.25 इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप बताओ, और इंटरनल रेजिस्टेंस है R और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 25 ओम, क्लियर है। तो आपने क्या निकालना है, ठीक है। तो अब आप निकालो ईएमएफ निकालो इसका, ठीक है, मतलब आपने क्या निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और वहां से जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करो इसको, जैसे ये इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी 0.5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12 इक्वल्स टू ई, दूसरी आ जाएगी आपके पास 0.25 आर प्लस 25 इज इक्वल्स टू ई, ठीक है। और अब इसको क्या करो, अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, और जो आपके पास कट होता है उसको काटो और जो रहता है उसको रख लो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो आप इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जनरली इस क्वेश्चन में आपके पास दो सेल्स दिए हुए, एक सेल में आपके पास दिया हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, एक जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 12 ओम का, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 0.5 एम्पियर का, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे ईएमएफ सेल दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे जो आपके पास जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, वो अब आपके पास दिया हुआ है 25 ओम का, तो आपने यहाँ लिखना है 25, ठीक है। और यहाँ से करंट की वैल्यू को, करंट 25, और करंट कितना दिया हुआ है इसमें, इस बार करंट दिया हुआ है 0.25 एम्पियर का। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, दो सेल्स दिए हुए इसमें, है ना, दो सेल दिए हुए इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बी क्वेश्चन, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट को आपने चूज करना है, ठीक है। अगर आपको किसी को ये लग रहा है कि इसका आंसर ये है, रॉन्ग स्टेटमेंट में लग रहा है किसी को ऐसा कि हमारे को यहाँ पे तो ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो इसमें जब आप पढ़ोगे ना, इसको जब आप इसको पढ़ोगे, ये क्या है, ये ईएमएफ द सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, करंट क्या हो रहा है ऐसे फ्लो कर रहा है ना। और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है कि V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन देखो, यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये इक्वेशन आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, लेकिन आपके जो पैराग्राफ में जो दिया हुआ है उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ई माइनस आई आर, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। तो अगर आप इसको क्लिक करोगे ना कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, वो बताया कि जब आपका ईएमएफ द सेल जो है डिस्चार्ज हो रहा होता है, तब आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
उसकी वैल्यू जो है कम होती है, ठीक है। और जब आप उसको चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसके ईएमएफ ऑफ द सेल से, ठीक है। तो ये जो अगर आप इसको बिना देखे अगर इसको क्लिक कर देते हैं ना कि आपका ये सही है, और आपके ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है, ऑप्शन में ये चीज दी हुई है और यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आपका गलत हो जाता, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या हो रहा है, सेल आपका चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है। ये जो कंडीशन आती है ना, ये वाली जो कंडीशन आती है, ये तब आती है जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज हो रहा होता है तब ये कंडीशन आती है। लेकिन अगर आपका सेल चार्ज हो रहा होता है तब आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल व्हेन बीइंग चार्ज्ड। ये देखो यहाँ पे ये याद रखना, ये बीइंग चार्ज्ड है, तो बीइंग चार्ज में ये चीज कंडीशन बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इन ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द इट्स ईएमएफ। ये मैंने अभी आपको बताया है ना, ये मैंने बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज ऑलवेज लेस होता है उसके ईएमएफ से, ठीक है, जब आप उसको क्लोज करते हो, क्योंकि उसमें करंट फ्लो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हो, जब आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो ये कंडीशन होती है, जब आप उसको सेल को चार्ज करते हो तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। बोलने का मतलब क्या है बच्चा, कि जब आप अपने फोन को जब चार्ज करते हो ना, तब आपके पास ये कंडीशन रहती है, ठीक है। क्योंकि आपकी बैटरी भी तो एक ईएमएफ ऑफ द सेल ही तो है। आप क्या कर रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो, सेल ही तो है एक तरह का, वो बैटरी क्या है, एक तरह का सेल ही तो है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको चार्ज कर रहे हो, तो ये वाली कंडीशन बनती है। और जब आप उसको, आपका 100% चार्ज हो जाता है, कितना भी परसेंट चार्ज होता है, और जब आप उसको यूज कर रहे होते हैं ना, तब आपकी ये वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तब आपकी ये वाली कंडीशन चलती है, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, मतलब ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हमारी सही स्टेटमेंट है, ये देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल राइट है, ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है, ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है। जो रॉन्ग है, रॉन्ग कौन सी है इसमें, ये बी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, मतलब ये आपका सही है, क्योंकि आपसे पूछा गया है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपको यहां से एक चीज पता लगे कि ईएम ऑफ द सेल जो होता है, जो वैल्यू होती है उसकी टर्मिनल पोटेंशियल से कम रहती है जब आप उसको डिस्चार्ज करते हो। लेकिन जब आप चार्ज करते हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उसके ईएमएफ ऑफ द सेल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सेल, ठीक है। वैसे सेल बना लेते हैं, एक ईएमएफ ऑफ द सेल बना लेते हैं। ये आपके पास रेजिस्टेंस, ये आपके पास आर, ये आपके पास ई, और ये हो गया आर, ठीक है। ये आपका सेल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू ए सेल, ये सेल है, इसमें आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया टू ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर। द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, ठीक है, कौन सी वो कंडीशन होगी, ठीक है। तो आपको पता है करंट कब फ्लो करता है, जब आपकी पावर मैक्सिमम होती है, पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आपको आपको पता होना चाहिए करंट कितना फ्लो करेगा इसमें। तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, करंट की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V की वैल्यू, V की जगह क्या लिखा है E, तो हमने E लिख दिया। R की जगह क्या है, R तो दो है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो करंट क्या हो गया, करंट हो गया इसमें E R प्लस R, ये क्या है करंट, ठीक है। अब बात की जाए अगर पावर की, तो पावर क्या होगी, पावर होगी, देखो ना, मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है, जब मैक्सिमम पावर होगी। पावर क्या होती है आपके पास सर्किट की, आई स्क्वायर इंटू आर होती है, ये होती है पावर, ठीक है। तो करंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो करंट है हमारे पास ई आर प्लस आर, ठीक है। इसको क्या करेंगे स्क्वायर इंटू आर, तो ये आ गया बच्चा हमारे पास ई का स्क्वायर आर प्लस आर। थोड़ा मैथ की तरह बन रहा है ना, कुछ मैथ की तरह लगेगा ये आर, ठीक है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम करंट आपने फ्लो करवाना है, तो मैक्सिमम पावर फ्लो करेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस पावर को विद रिस्पेक्ट टू आर इक्वल टू 0,
ठीक है, जब आप dp अपॉन dr करोगे, क्योंकि ये चीज क्या आई है, ये dp p की वैल्यू आई है, अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये आएगा e स्क्वायर r, ये है ना आपके पास r प्लस r का स्क्वायर, ये है आपके पास p। अब आप p को, इस पावर को, पावर क्या होती है i स्क्वायर इंटू r, तो सबसे पहले तो हमने इस सर्किट में करंट निकाला कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब हमें पता लग गया कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, फिर हमने पावर को निकाला, पावर होती है आपकी आई स्क्वायर इंटू आर, तो जब हमें ये पता लग गया कि पावर होती है, तो मैक्सिमम पावर को हम क्या करेंगे, इक्वेट टू जीरो कर देंगे, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दो फंक्शन बन जाएंगे u अपॉन v, तो जो आपको पता ही है u अपॉन v को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं v का स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास फर्स्ट फंक्शन ओब्लिक सेकंड फंक्शन, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास वैल्यू पता क्या आएगी, डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, जो R जो होगा आपके पास वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जब इक्वल होगी, तो मैक्सिमम करंट जो है, इस मैक्सिमम करंट जो है यहां से फ्लो करेगा, इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और ये निकाला कैसे हमने, इस पूरे को सॉल्व करके, ठीक है, समझाई बात। तो एक बार देख लो, एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R, द मैक्सिमम करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज, क्या होगा, तब आपकी कंडीशन क्या आएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा टाइम है। मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, कि कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है, तो आपके पास ऐसा होता है ना कुछ, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्वेश्चन क्या क्या होंगे आपके। मेटल्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नियरली 10 की पावर 28 क्यूबिक पर मीटर, ठीक है। देखो ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आपके रैंडमली मोशन कर रहे होंगे, इधर उधर मोशन कर रहे होंगे, है ना। देखो इसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड मान लो इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर वैसे तो क्या हो रहा है, करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, ठीक है। अब एक वायर जो होती है ना, वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है आपकी एटम से, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है एटम क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज होती है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं उसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं उसमें, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है ये, ठीक है, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है, इनका रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो इनका क्या हो रहा है, रैंडम मोशन हो रहा है, ठीक है। और अगर ये रैंडम मोशन कर रहे हैं तो इनकी वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, तो तभी जो है कोई वायर अगर आपने ऐसे रखी है ना टेबल के ऊपर, तो उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मोशन तो कर रहे हैं, वो बेशक आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मोशन कर रहे हैं। लाइक जैसे आपकी बॉडी में ब्लड आपका सर्कुलेट करता है 24 आवर्स, ठीक है, लेकिन आपको ब्लड सर्कुलेट होता हुआ दिखाई नहीं देता, जबकि आपकी पूरी इंटायर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। वैसे ही कोई वायर है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, सर्कुलेशन होता रहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता रहता है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देते ना कि ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी होता है, ठीक है। सो अब इनका जो है ये क्या हो रहा है, रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ठीक है, इनका पता नहीं लग रहा कि कहाँ जाना है, लेकिन इनका जो ओवरऑल वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल क्या होगा, जीरो हो जाएगा इनका, ठीक है। अगर हम इसमें जो है एक बैटरी को अटैच कर दें, बैटरी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर क्या होता है, वाटर हमेशा ही ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है ना, तो अगर ऊपर लेके जाओगे वाटर को तो नेचुरल सी बात है नीचे जाएगा, तो वो क्या कर रहे हो आप क्या करते हो, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देते हो, ठीक है। लाइक आपने कहीं देखा होगा कि पानी की टंकी जो होती है बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर रखी जाती है, क्यों, क्योंकि वहां से आप क्या करते हो, इजिली सर्कुलेट कर सकते हो, है ना, हर जगह को आप इजिली सर्कुलेट कर सकते हो, है ना। सो उसी तरह से आप क्या करते हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, आप वाटर को सर्कुलेट कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो ना। आपने देखा होगा ना कि टंकियां क्या होती है, बहुत ज्यादा ऊपर रखी जाती हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा घर हैं, तो क्या होगा, प्रॉपर वाटर जो है हर एक घर में आता है, ठीक है। तो हम पानी की टंकी को ऊपर क्यों रखते हैं, ताकि हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को
क्रिएट कर सके। सेम वैसा ही काम क्या करती है आपकी बैटरी करती है। यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे आपके पास इस पॉइंट के पास क्या हो जाता है पॉजिटिव पार्ट चला जाता है, इसके पास क्या चला जाता है नेगेटिव पार्ट चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। नेचुरल सी बात है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है ना। ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो इससे क्या होती है बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव में अंदर की तरफ आती है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, अब आपको आगे ये भी पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेचुरल सी बात है ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, ये सारे के सारे यहाँ आना कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, ये नेगेटिव है, ये सारे के सारे यहाँ पे फ्लो करेंगे, है ना। उस तरह से क्या होगा इस तरह से आपका करंट जो है आपका फ्लो करता है। और ये कर किसकी वजह से ये कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं हाई स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं अपने आप को ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जनरली क्या है ये क्या कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब इनका क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका ई अपॉन एम और टाउ। ये क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। और ये आता कैसे है ये भी मैं आपको बता दूंगा ना, ये बस आप जस्ट याद रखो ये होता है आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी ई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मोबिलिटी क्या होता है मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है म्यू। म्यू को क्या बोलते हैं म्यू होता है आपका मोबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना करंट डेंसिटी है ना करंट है ना रेजिस्टिविटी है सिर्फ मोबिलिटी है। तो मोबिलिटी क्यों आया ये इसकी वजह से आया। क्लियर है पता लगा मोबिलिटी क्यों हुआ इसका आंसर, ठीक है। ये हुआ इस कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि करंट डेंसिटी और करंट दोनों अलग अलग चीजें होती है। करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, करंट डेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर या नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कोई ऑप्शन दे कोई आंसर देगा आप में से कोई ऑप्शन कोई आंसर देगा बच्चा कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिपेंड करती है डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर या नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चा इसका जो सही आंसर है ये है आपका नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा ड्रिफ्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है इसका बी एम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन we are able to obtain freely large current in a conductor। हम लार्ज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। we are able to obtain freely large current in a conductor। किसी कंडक्टर के ऊपर आप लार्ज करंट कब क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला अभी प्रीवियस क्वेश्चन था ना कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो नेचुरल सी बात है जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा उसमें करंट क्रिएट होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से मूवमेंट करते हैं आपके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर की वजह से, ठीक है। जितना ज्यादा आप उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा मूवमेंट होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। उतनी ही ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। तो अब इन चार ऑप्शंस में से हम इसका देख लेते हैं बच्चा, है ना। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज यूजुअली वेरी लार्ज। होती है लेकिन इतनी ज्यादा लार्ज नहीं होती, है ना। होती है लार्ज लेकिन इतनी ज्यादा लार्ज नहीं होती, ठीक है। वैसे इसमें आप ये देख लो यहाँ पे लिखा हो गया ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज वेरी स्मॉल। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है ना, इसी में ही इसको गलत बता दिया इन्होंने, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे क्या बोल रही है क्वेश्चन में द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ यूजुअली इज वेरी लार्ज।
तो ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो हमेशा ठीक ही होते हैं, क्वेश्चन तो गलत थोड़ा ना होते। तो ऑप्शन में आप अगर आप थोड़ा सा माइंड सेट, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे ना, तो आपको देखोगे कि उन्हीं में ही आपका आंसर छिपा हुआ कहीं ना कहीं। तो ये देखो इसी क्वेश्चन में ही इसकी वजह से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, वैसे भी कम होती है, ठीक है। अगला दिया हुआ है ऑप्शन, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई। तो मैंने जैसे बोला था कि नंबर डेंसिटी जो होती है ज्यादा होनी चाहिए, और आपको पता है कि 1 क्यूबिक पर मीटर में कितना होता है, ये होता है ना 1 क्यूबिक मीटर, तो इसमें कम से कम 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ज्यादा होती है, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई एंड दिस कैन कंपनसेट द लो वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पीड एंड वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स ग्लो इमीडिएटली, ठीक है। फिर भी इलेक्ट्रॉन्स जो है, आपने देखा होगा ना कि आप जैसे ही आपने बटन को ऑन करते हो वैसे ही आपकी क्या होती है, लाइट एकदम से ऑन हो जाती है, चाहे थोड़ा सा बेशक फर्क पड़ जाता है मिली सेकेंड का, लेकिन इमीडिएट हो जाती है। चाहे आपकी वायर चाहे 10 मीटर की हो, चाहे आपकी 5 किलोमीटर की क्यों ना हो। देखो ऐसा कहीं नहीं होता कि मान लो कि अगर आपकी वायर जो है वो मान लो कि 100 मीटर की है और यहाँ पे आपने एलईडी लगाया है, और एक वायर है आपकी वो मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपने बल्ब लगाया है, यहाँ पे भी आपने बल्ब लगाया है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने इसको ऑन किया, इसको ऑन किया, तो कौन सी सबसे पहले ऑन होगी, तो दोनों ही एक ही टाइम पे ऑन होगी। बेशक इस लेंथ का कोई मैटर नहीं करता, ये लेंथ मैटर नहीं करती, ठीक है, ये लेंथ मैटर नहीं करती। अगर 100 मीटर वाली लेंथ जो है जल्दी ऑन हो जाएगा और 5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर वाली लेट आपकी ऑन होगा लाइट, तो ये गलत है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेंथ की वजह से जो है आपका रेजिस्टेंस बेशक इंक्रीज हो जाता है, लेकिन करंट तो फिर भी फ्लो करता है ना। रेजिस्टेंस तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को तो रोकता है, उसको स्टॉप नहीं कर सकता। देखो रेजिस्टेंस आपका स्टॉप नहीं कर सकता, सिर्फ रोकता है। जैसे एक गाड़ी जो किसी रोड के ऊपर चलती है तो स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, गाड़ी की स्पीड को रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड ब्रेकर जो है गाड़ी को आगे ही ना जाने दे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एट द इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे चाहे आपकी 100 मीटर की वायर है, चाहे आपकी 1 किलोमीटर की वायर है, ठीक है, यहाँ पे भी ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पे भी ड्रिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता कि वायर कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम लगेगा उसको ऑन ऑफ होने में, ठीक है। आप चाहे घर पे जाके देख लेना, यही होता है, ठीक है, और ऑब्जर्व कर लेना इसको। ये तो प्रैक्टिकली चीजें हैं, है ना, ये कोई वो नहीं है, प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लाइट के साथ खेलना मत, लाइट बहुत डेंजरस चीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी किसी की नहीं होती है, ये है ना। सो क्लियर है, तो रिस्क मत लेना, लाइट के साथ रिस्क मत लेना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आपका, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हाँ बच्चे इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है, इसका पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। होप सो अगर आपको सेशन पसंद आया हो बच्चा तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था आज, ठीक है। नेक्स्ट संडे आपका फिजिक्स का सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन का लेवल जो होगा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे हम, है ना। आज हमने थोड़ा सा बहुत बेसिक रखा क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था, तो हमने थोड़ा बेसिक रखा, ठीक है। थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, अपनी तरफ से इंक्रीज जरूर करेंगे। ओके बच्चा, लव यू टू, है ना, जो भावेश केमिस्ट्री, भावेश लव यू टू बच्चा, है ना। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, है ना, डिस्कस करना कि यहाँ पे हम एक अलग वो कर रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए ठीक है बच्चा, फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, है ना। कोई डाउट्स हो तो अपने डाउट्स को जरूर बताना, ठीक है। चलिए ठीक है।